हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने माफिया ब्रदर्स के लास्ट पार्ट में देखा था, जेके ने ते को प्रपोज करा होता है मैरिज के लिए। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ये बात सुन के वो ते कहते हैं कि मैं अभी आपसे शादी नहीं कर सकता हूँ बिकॉज मेरी स्टडी है, मेरे को 6 मंथ चाहिए। तो ये सुन के जेके थोड़े से सैड हो जाते हैं और वो फिर उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ठीक है बेबी बॉय, जैसा तुम चाहते हो हम वैसा ही करेंगे, पर मैं चाहता हूँ कि ग्रैंड माँ का ट्रीटमेंट जल्द से जल्द होए और वो तुम्हारी मैरिज करे बिना यहाँ से नहीं जाएंगी। तो तुम चाहो तो हम अभी वेडिंग कर लेते हैं और फिर उसके बाद तुम अपनी स्टडी कंप्लीट करते रहना। तो ये सुनकर ते उनकी तरफ अपने एक आईब्रो को रेस करते हैं और देखने लगते हैं। फिर ये देखकर जेके उनकी तरफ देखते हैं और स्माइल करते हैं और कहते हैं कि ठीक है बेबी बॉय, जैसा तुम चाहते हो हम वैसा करेंगे। तुम 6 मंथ तक नहीं चाहते हो तो हम 6 मंथ तक वेडिंग नहीं करेंगे। और वो ये कहकर स्माइल करने लगते हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। जेके अब ते का बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखने लगे थे। वो अपना बहुत ही टाइम उन्हें देने लगे थे। वो ते को उनके कॉलेज में ड्रॉप और पिक करते थे। वो एवरी डे उनसे मिलने आते थे। उनकी वो ग्रैंड माँ का बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगे थे। वो हर वक्त ते को सपोर्ट करते थे, ते का साथ देते थे। ते को बिल्कुल भी एहसास नहीं होता था कि ये एक इतने ज़्यादा डेंजर माफिया है, ये कितने ज़्यादा स्वीट और काइंड हार्टेड है। और वो ये सोच के काफ़ी ज़्यादा खुश होते थे कि फाइनली वो कितने लकी है जो उन्हें इतने ज़्यादा प्यार और केयर करने वाला एक इंसान मिला है। वो इस चीज़ से काफ़ी खुश होते थे। एक दिन जेके उनके घर पे आते हैं और वो उनकी ग्रैंड माँ से ही बात कर रहे होते हैं और ते उन्हें ग्लास ऑफ वाटर देते हैं। तो सडनली वो ग्लास टूट जाता है और वो जैसे ही जेके फ्लोर से टूटे हुए ग्लास पीसेस को उठाने लगते हैं तो उनके फिंगर पे कट लग जाता है, जिसे देखकर ते काफ़ी ज़्यादा पैनिक करने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो ब्लड को देखते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं और वो जेके को बहुत ज़्यादा टाइटली हग कर लेते हैं। वो इतने ज़्यादा डर जाते हैं, वो कांपने लगते हैं, बिल्कुल उनकी बॉडी शिवर कर रही होती है, जिसे देखकर जेके समझ पा रहे होते हैं कि ते किसी को पेन में देख के कितने ज़्यादा डर जाते हैं। वो किसी को हर्ट नहीं कर सकते, वो कभी किसी का हार्म नहीं कर सकते हैं। ये कितने ज़्यादा स्वीट और इनोसेंट है, वो कितने ज़्यादा प्यारे हैं। वो ये सोच के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि उनका लाइफ पार्टनर कितना ज़्यादा स्वीट है, वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। और ये सोचकर जेके को काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है कि उनकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आ रहा है जिसने कभी भी कुछ गलत नहीं किया है। और वो ये सोच के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वो ते को कंसोल करते हैं और वो अपने फिंगर पे बैंडेड कर लेते हैं और वो ते की तरफ देखते हैं कि ते की आंखों से कंटिन्यूसली आंसू स्लाइड हो रहे हैं। उन्हें पेन में देख के ते बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रहे हैं अपने आप को। और जेके उन्हें कंसोल करते हैं और वो कहते हैं कि बेबी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें इतना ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। पर ते बहुत ज़्यादा डर चुके होते हैं। उनके माइंड में बस काय ही चल रहे होते हैं कि काय जब टेरेस पे से गिरे थे तो वो कैसे कितने पेन में होंगे, उन्हें कितना हर्ट हुआ होगा, वो उनका कितना ब्लड लॉस हुआ था। उनके सामने सब कुछ सिर्फ काय का ही इंसिडेंट याद आ रहा होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। जेके ये देख के काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी होते हैं कि ते एक छोटी सी चोट को देख के इतने ज़्यादा डर गए हैं, ते को ऐसा क्यों हो रहा है। फिर वो उनकी ग्रैंड माँ से पूछते हैं पर उनकी ग्रैंड माँ को कुछ नहीं पता होता। वो कहते हैं कि ते बहुत ज़्यादा स्वीट और इनोसेंट है ना, वो किसी को पेन में नहीं देख सकता है। ये सुनकर जेके थोड़े से काम हो जाते हैं कि शायद ये ते का नेचर है, वो किसी को पेन में नहीं देख सकता है। और फिर वो उन्हें बाय करते हैं और कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं अपने घर जा रहा हूँ और तुम अच्छे से अपना ध्यान रखना। और वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं और ते अपने बेडरूम में आ जाते हैं। वो अभी भी बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। और दूसरी साइड जेके काय के पास आ जाते हैं। वो उनके डॉक्टर जेहोब से पूछते हैं कि काय को कुछ होश आया। तो डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि नहीं, अभी उन्हें कोई होश नहीं आया है, पर धीरे धीरे उनकी बॉडी रिस्पॉन्स करने लगी है, वो एक दिन ज़रूर ठीक हो जाएंगे। और वो ये कहकर उन्हें समझाते हैं। फिर जेके डॉक्टर के कैबिन से काय के रूम में जाते हैं और वो काय को बेड पे देखते हैं ऐसे लाइफलेस लेटे हुए, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। फिर वो बार बार सोचने लगते हैं कि मेरे को अभी तक उस पर्सन के बारे में क्यों नहीं पता चला है। वो
कार के एक्सीडेंट को हुए हुए ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुका होता है और अभी तक जेके को उनके बारे में नहीं पता चला होता है। और दूसरी साइड यूनमिन की लव स्टोरी बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रही होती है। शुगा बहुत बार कोशिश कर रहे होते हैं जिमिन को समझाने की, पर जिमिन इतना ज़्यादा नफरत करते हैं माफिया से कि वो उनके फेस तक देखने के लिए रेडी नहीं होते हैं। जिमिन एक ऑर्फनेज बॉय है और वो एक मॉल में छोटी सी शॉप में काम करते हैं, जिसकी वजह से हर रोज़ वहाँ पे शुगा आ जाते हैं। शुगा उन्हें वहाँ पे इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करते देखकर उन्हें काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। वो उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करते हैं, पर जिमिन इतने ज़्यादा उनसे नफरत करते हैं कि वो उनकी हेल्प लेने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होते हैं। और वो बस बार बार ये कहते हैं कि मेरे को ये जो मैं आज ऑर्फनेज में रहता हूँ ये सिर्फ और सिर्फ एक माफिया की वजह से हुआ है। उसने मेरे पेरेंट्स को मार दिया था, जिसकी वजह से मैं एक ऑर्फनेज लाइफ जी रहा हूँ। और वो ये कहकर शुगा की तरफ गुस्से में देखते हैं। शुगा उनके हैंड को टाइटली पकड़ लेते हैं और उनसे कहते हैं कि जिमिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरे लोगों ने या मेरे गार्ड्स ने तुम्हारे मॉम डैड को नहीं मारा है, ना मैंने मारा है। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि हर माफिया इतना बुरा होता है? मैं नहीं हूँ, हम सिर्फ बैड लोगों को ही हर्ट करते हैं। और वो ये कहकर जिमिन को समझाने लगता है। जिमिन फोर्सफुली अपने हैंड को उनसे अलग करते हैं और वो शुगा के चिक पे एक जोर से स्लैप मार देते हैं, जिसकी वजह से शुगा को उन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और वो जिमिन के हैंड को टाइटली होल्ड करते हैं और उन्हें अपने शोल्डर पे पुल आउट कर लेते हैं और वो उन्हें लेके अपनी कार में ले आते हैं और वो उन्हें बैक सीट पे बहुत ही हार्शली पुश कर देते हैं, जिसकी वजह से जिमिन सीट पे गिर जाते हैं और वो बहुत ही जोर जोर से रोने लगते हैं। और शुगा तुरंत ही ड्राइविंग सीट पे आ जाते हैं। वो स्टीयरिंग को होल्ड करते हुए कार को स्टार्ट कर देते हैं। वो बहुत ही फास्टली ड्राइव कर रहे होते हैं और जिमिन बार बार उनसे कार रोकने के लिए कह रहे होते हैं, पर शुगा उनकी बात नहीं सुन रहे होते हैं। और वो ऐसे ही जिमिन को एक बहुत ही दूर सिटी से दूर ले आते हैं और वहाँ पे एक अपार्टमेंट में वो जिमिन को लाके बहुत ही हार्शली उनके हैंड को पकड़ते हैं और उन्हें कार से पुल आउट करते हैं और खींचते हुए उन्हें अपार्टमेंट के अंदर लाते हैं और बहुत ही जोर से फ्लोर पे पुश कर देते हैं, जिसकी वजह से जिमिन का बैलेंस नहीं रहता और वो जैसे ही फ्लोर पे गिरते हैं उनके हेड पे चोट आ जाती है और वो वहीं पे ही सेंसलेस हो जाते हैं। और दूसरी साइड आरएम बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो अपने हस्बैंड के साथ बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। वो अपने अनबॉर्न बेबी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो जिन उनसे कहते हैं कि आरएम, मुझे लगता है कि जेके को शायद कोई पसंद आ गया है। वो काफ़ी टाइम से बहुत ही डिफरेंट सा बिहेव कर रहा है। वो काफ़ी हैप्पी रहता है और वो हर एक बात पे शाय फील करने लगता है। उसका चिक पिंक हो जाता है और वो ये सारी चीज़ें आरएम को बताते हैं और काफ़ी खुश होते हैं। तभी आरएम उनकी बात सुनते हैं और कहते हैं कि फाइनली जेके को भी लगता है लव हो गया है, पर मैं अभी ये नहीं जानता कि उसे किससे लव हुआ है। तो जिन उनसे कहते हैं मुझे भी नहीं पता, तो हमें एक बार जेके से इस बारे में बात करनी चाहिए और उस पर्सन को हमें डिनर पे बुलाना चाहिए। तो ये बात सुन के आरएम कहते हैं कि बहुत ही अच्छा आइडिया है, आज जैसे ही जेके आता है हम उससे इस बारे में बात करते हैं। तो जिन कहते हैं ठीक है आरएम। और थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे नाइट के टाइम पे वो अपना दोनों जने डिनर कर रहे होते हैं। तभी जेके वहाँ पे आके उन्हें ज्वाइन करते हैं। वो लोग एक साथ डिनर कर रहे होते हैं। तो जिन उन्हें टीज करते हुए कहते हैं कि जेके, तुमने हमारे घर में बहुत ज़्यादा कैंडल्स ले आए हो, कहीं तुम कैंडल शॉप के ऑनर से तुम्हारा कोई रिलेशन तो नहीं है? तो ये सुनते ही जेके काफ़ी ज़्यादा शाय करने लगते हैं, ब्लश कर रहे होते हैं। तो जिन टेबल के नीचे से आरएम के लेग पे बहुत ही प्यार से हिट करते हैं और वो उन्हें जेके की तरफ देखने के लिए कहते हैं। जैसे ही आरएम उनकी तरफ देखते हैं कि जेके कितना ज़्यादा खुश है, वो ब्लश कर रहे हैं, तो आरएम भी स्माइल करते हैं और वो कहते हैं कि जो भी तुम्हारी लाइफ में पर्सन है, हम चाहते हैं कि तुम उसे डिनर पे हमारे साथ लाओ। एक बार हम भी तो मिलना चाहते हैं। किसकी वजह से तुम इतना ज़्यादा शाय और ब्लश करने लगे हो? किस पर्सन ने तुम्हारी लाइफ में इतने ज़्यादा चेंजेस ले आए हैं? तो ये सुनते ही जेके काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, मैं जल्दी ही ते को आप लोग से मिलाने के लिए लाऊंगा। तो ये सुनते ही जिन काफ़ी हैप्पी हो जाते हैं और कहते हैं ओ, उसका नाम ते है तो वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा ना। ये सुनते ही
जेके तुरंत ही यस में अपने सर को हिलाते हैं और कहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है कि उसे देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि मैंने इतना ब्यूटीफुल पर्सन कभी देखा है। वो बहुत ज़्यादा स्वीट और इनोसेंट है, वो इतना ज़्यादा काइंड हार्टेड है। अगर किसी को हल्का सा भी पेन होता है वो रोने लगता है और वो बहुत ज़्यादा ते की तारीफ कर रहे होते हैं, जिसे सुन के जिन काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि मैं ज़रूर उससे मिलना चाहता हूँ, तो तुम प्लीज़ इस वीकेंड पे उसे हमारे घर पे डिनर पे लेके आओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। तो जिनकी ये बात सुनकर जेके कहते हैं कि ठीक है योंग, मैं उसे ज़रूर लेके आऊँगा, पर उसकी फैमिली में सिर्फ उसकी ग्रैंड माँ है और उन्हें भी ब्लड कैंसर है, उसकी फैमिली में और कोई नहीं है। तो जिन कहते हैं कि डोंट वरी, हम सब उसकी फैमिली होंगे, तुम्हें इतना ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है और वो हमारी फैमिली में आके बहुत खुश रहेगा, तुम उसके बारे में फिक्र मत करो। और वो ये कहकर स्माइल करते हैं, जिसे सुन के जिनकी ये बात सुन के जेको को काफ़ी अच्छा लगता है। वो फिर अपने डिनर को तीनों जने कंप्लीट करते हैं और वो अपने रूम में आ जाते हैं। जैसे ही जेके अपने रूम में आते हैं वो तुरंत ही अपनी पॉकेट से फ़ोन निकालते हैं और वो ते को कॉल करने लगते हैं। इतने देर में रात को कॉल आने की वजह से ते अभी सो रहे होते हैं। जैसे उनका कॉल रिंग करता है, ते अपने कॉल को पिक करते हैं और वो अपनी स्लीपिंग वॉइस में आंसर करने लगते हैं। उनकी इतनी ज़्यादा स्वीट और स्लीपिंग वॉइस को सुन के जेके काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि बेबी बॉय, मुझे तुम्हें एक न्यूज़ देनी है। तो ये सुनते ही ते कहते हैं कि हाँ जेके, कहिए क्या कहना है आपको। तो वो ये कहते हैं कि मैंने अपनी फैमिली में हमारे बारे में बात कर ली है और मेरे ह्योंग और मेरे ब्रदर इन लॉ तुमसे मिलना चाहते हैं। ये सुनते ही तुरंत ही ते अपने आइज़ को रब करते हैं और वो बेड पे बैठ जाते हैं और वो कहते हैं कि आपने ये सब क्या किया, आपने अभी से उन्हें क्यों बता दिया, वो पता नहीं क्या सोचेंगे मेरे बारे में। और वो ये कह के काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, जिससे सुन के जेके स्माइल करते और कहते हैं कोई तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचेंगे और मैं इस वीकेंड पे तुम्हें हमारे मेंशन लेके आने वाला हूँ, तो तुम्हें रेडी रहना होगा बेबी, और मैं तुमसे सुबह मॉर्निंग में मिलने वाला हूँ। और वही कहकर उन्हें कहते हैं कि बेबी अब मुझे जल्दी से गुड नाइट किस दो और ताकि मैं भी पीसफुल नींद ले सकूं। तो ते कहते हैं कि नहीं, मेरे को आपको कोई किस नहीं देना, आपने विदाउट मेरी परमिशन घर में बात करी है, आपको पहले मुझे बता देना चाहिए था ना मैं कितना ज़्यादा नर्वस हूँ। और वो ये कहकर फेक एंगर दिखाने लगते हैं, जिसे सुन के जेके कहते हैं कि बेबी हमें बहुत जल्दी फैमिली को बताना होगा ना, और तुम जल्दी से मुझे गुड नाइट किस दो। और वो ये कहकर अपने किस का वेट करने लगते हैं। ते थोड़ा सा शाय होते हैं, फिर वो उन्हें गुड नाइट किस दे देते हैं और जेके भी उन्हें किस बैक करते हैं और वो गुड नाइट करके फ़ोन को कट कर देते हैं। और दूसरी साइड जिमिन फ्लोर पे गिरे हुए होते हैं, वो थोड़ी देर बाद अपने सेंस में आते हैं। तो वो जैसे ही अपने सेंस में आते हैं वो स्लोली वॉल के सहारे बैठ जाते हैं और फिर वो धीरे धीरे वॉल के सहारे खड़े होते हैं और वो इधर उधर देखने लगते हैं कि रूम में सिर्फ अंधेरा है और उन्हें कुछ नहीं दिख रहा होता है। वो बस कंफ्यूज होते हैं क्या हो रहा है उनके साथ। फिर वो धीरे धीरे वॉल को टच करते हुए खड़े होते हैं और इधर उधर अपने हाथ को मूव करने लगते हैं और वो स्विच को ऑन करते हैं तो पूरे अपार्टमेंट में लाइट हो जाती है। और जिमिन भागते हुए डोर की तरफ आते हैं और डोर को अनलॉक करने की कोशिश करते हैं। वो बहुत ज़्यादा नॉक करते हैं पर कोई भी उनका रिस्पांस नहीं दे रहा होता है। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सो फ्रेंड, बाय, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।